अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो यहाँ पर इस सब्सक्राइब बटन पे ऐसे क्लिक कर दीजिए और ये बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर दीजिए। इससे आपको मेरे वीडियो की सारी नोटिफिकेशंस आपको आसानी से मिल जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, 1 अक्टूबर 2022 से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड से किए जाने वाले ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस के यूसेज में एक बड़ा बदलाव किया हुआ है। ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस जो कि कार्ड के थ्रू होते हैं उसको और ज़्यादा सिक्योर बनाने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1 अक्टूबर 2022 से टोकनाइजेशन सिस्टम को लागू करने जा रही है। अब ये टोकनाइजेशन सिस्टम होता क्या है, इससे आपका जो है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किस तरीके से सिक्योर्ड होगा और ये वर्तमान में लागू इंक्रिप्शन सिस्टम से किस तरीके से ज़्यादा जो है सिक्योर्ड है, आज के इस पूरे वीडियो में हम लोग उसी की बात करेंगे। तो अगर आप एक क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड यूज़र हैं और आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए देखने के लायक है। आपको इसको पूरी तरीके से देखना है ताकि आप किसी भी तरीके से ऑनलाइन फ्रॉड से बच सकें और दूसरे शब्दों में कहूँ तो आपके सारे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन आप ज़्यादा सिक्योर कर सकें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत करने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि ये वीडियो किस तरीके से जो है आगे बढ़ेगा, इसमें किस तरीके से नॉलेज का फ्लो होगा और क्या क्या चीज़ें हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि टोकनाइजेशन की प्रोसेस क्या होती है, व्हाट इज टोकनाइजेशन, ये क्या कहलाता है। आगे हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये रिक्वायर्ड क्यों है, इसकी आवश्यकता क्यों हुई और करंट में अगर इंक्रिप्शन सिस्टम लागू है तो उसके ऊपर टोकनाइजेशन सिस्टम किस तरीके से हमारे ट्रांजेक्शन को और ज़्यादा मजबूत करेगा। आगे हम ये भी समझेंगे कि जो करंट प्रोसेस है कार्ड के ट्रांजैक्शन की वो क्या है और टोकनाइजेशन सिस्टम उससे डिफर कैसे है। तो हम ये भी समझेंगे कि किस तरीके से ये जो टोकनाइजेशन सिस्टम का नया प्रोसेस है वो काम करता है। आगे चल के जो है अंत में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि जैसे ही टोकनाइजेशन सिस्टम की बात आती है तो जब इसको समझेंगे तो उसके बाद एक कॉमन यूजर के दिमाग में, आपके और हमारे दिमाग में जो सबसे पहले जो कॉमन क्वेश्चंस जनरेट होते हैं वो FAQ जो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस क्या होंगे, उसका क्या आंसर होगा, उसको समझने की कोशिश करेंगे। और वीडियो के अंत तक आप बने रहते हैं तो हम बोनस के तौर पर ये भी डिस्कस करेंगे कि ये करंट की इंक्रिप्शन जो प्रोसेस है कार्ड के ट्रांजेक्शन्स को सिक्योर्ड करने के लिए, उससे टोकनाइजेशन सिस्टम किस तरीके से ज़्यादा बेहतरीन है, किस तरीके से हमारे ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस को ज़्यादा सिक्योर बनाता है। दोस्तों वीडियो आगे बढ़ाऊं उसके पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि पूरे वीडियो के दौरान जब मैं कार्ड ट्रांजैक्शन की बात करूंगा तो वो कार्ड ट्रांजैक्शन की बात क्रेडिट और डेबिट दोनों ही कार्ड ट्रांजैक्शंस के बारे में होगी। तो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि टोकनाइजेशन होता क्या है। सो दोस्तों, जब भी हम कोई ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किसी मर्चेंट की वेबसाइट पे जाकर करते हैं, कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं, चाहे वो अमेजन की वेबसाइट हो, चाहे वो फ्लिपकार्ट की वेबसाइट हो या किसी भी तरह की वेबसाइट है जहां से हम लोग ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं जिसमें हम कार्ड के थ्रू पेमेंट करते हैं, क्रेडिट या डेबिट कार्ड के थ्रू पेमेंट करते हैं, तो हमको बेसिकली 5 चीज़ों की आवश्यकता होती है। पहली चीज़ ये होती है कि जो 16 डिजिट का आपका जो कार्ड का नंबर है वो आवश्यक होता है। उसके बाद उसमें जो कार्ड होल्डर का नाम दिया हुआ है वो रिक्वायर्ड है। हमें कार्ड की एक्सपायरी डेट उसमें डालनी होती है, हमें CVV नंबर डालना होता है और उसके बाद जो एक OTP हमारे मोबाइल पे आता है रजिस्टर्ड मोबाइल पे, वो OTP हमें सबमिट करना होता है, तब जाके हमारा एक ट्रांजैक्शन पूरा हो जाता है। तो ये जो 5 डिटेल आप देख रहे हैं, ये 5 डिटेल किसी भी तरीके के ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स को सक्सेसफुली प्लेस करने के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। इसमें से कोई भी एक डिटेल अगर मिसमैच होती है तो आपका वो ट्रांजेक्शन जो है फेल हो जाता है। अब यहाँ पे टोकनाइजेशन क्या करता है, तो दोस्तों जब भी हम ये ऐसा कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो आप याद करिए, जब मान लीजिए आप अमेजन की वेबसाइट में आपने कोई ट्रांजैक्शन किया होगा तो जैसे ही आप उस ई-कॉमर्स वेबसाइट पे जाते हैं, कोई प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हैं और जैसे ही पेमेंट पेज पर आप जाते हैं ऑर्डर को प्लेस करते वक्त, तो आप उसमें ये सारी डिटेल इंटर करते हैं और इंटर करने के बाद आपके पास एक ऑप्शन आता है कि सेव योर कार्ड। और आप और हम और ज़्यादातर यूज़र जो हैं, और एक RBI का अगर आंकड़ा देखा जाए तो करीब करीब 50 करोड़ से ज़्यादा जो है क्रेडिट और डेबिट कार्ड ऐसे हैं जिसका जो डिटेल है वो मर्चेंट वेबसाइट के पास सेव है। उन यूजर्स ने सेव का ऑप्शन सेलेक्ट किया। तो जैसे ही आप ये ट्रांजैक्शन करते हैं तो ये मर्चेंट वेबसाइट आपसे पूछती है कि आप ये कार्ड फ्यूचर ट्रांजैक्शन के लिए सेव करना चाहते हैं। ज़्यादातर लोग उसमें से सेव सेलेक्ट करते हैं। कारण उसके पीछे ये होता है कि दोबारा कभी उनमें ट्रांजैक्शन करने जाना है तो आपको दोबारा ये सारी डिटेल इंटर ना करनी पड़े। दूसरी चीज़, आज के समय में बहुत ज़्यादातर क्रेडिट कार्ड के होल्डर्स जो हैं, क्रेडिट या डेबिट कार्ड के होल्डर्स, उनके अकाउंट्स मल्टीपल बैंक्स में होते हैं तो उनके पास एक से ज़्यादा डेबिट कार्ड होते हैं, कई बार एक से ज़्यादा क्रेडिट कार्ड भी देखने को मिला है। तो ये बड़ा हेक्टिक हो जाता है कि हर बार किसी भी ट्रांजैक्शन में जो है कार्ड की डिटेल शुरू से अंत तक डालो। तो चूंकि अमेजन और फ्लिपकार्ट जैसी वेबसाइट काफ़ी बड़ी और ऑथेंटिक वेबसाइट है तो यूज़र का एक ट्रस्ट होता है और उसमें जो अपने कार्ड की डिटेल सेव कर देता है। अब होता ये कि ये जो डिटेल है आपके 16 डिजिट का जो कार्ड नंबर है, कार्ड होल्डर नेम है, एक्सपायरी डेट है, ये सारा का सारा डिटेल जो है वो मर्चेंट की वेबसाइट में इनक्रिप्टेड फॉर्म में सेव हो जाता है।
अब यहाँ पर एक रिस्क ये जनरेट होता है कि इंडिया में इतने सारे कार्ड होल्डर्स हैं जो कि कार्ड से ट्रांजेक्शन करते हैं। ये डेटा अगर क्या कहते हैं मर्चेंट की वेबसाइट में सेव है, और अगर कभी भी मर्चेंट की सिक्योरिटी सिस्टम में या उसके डेटा में किसी भी तरह का ब्रीच होता है, कोई भी साइबर अटैक होता है, तो ये सारा का सारा डेटा रिस्क में आ जाता है। और अगर ये इतना बड़ा डेटा जो है कार्ड्स का अगर किसी गलत हाथ में पहुंच जाए, किसी गलत कंट्री के हाथ में पहुंच जाए, किसी गलत ऑर्गेनाइजेशन के हाथ में पहुंच जाए, तो ये पूरा का पूरा जो है देश का जो इकोनॉमी का जो डिजिटल पेमेंट सिस्टम है वो बहुत बड़े खतरे में आ जाता है। टोकनाइजेशन सिस्टम क्या करता है? टोकनाइजेशन सिस्टम इसमें से जो 3 इंफॉर्मेशन है, जो कि आपका 16 डिजिट का कार्ड नंबर है, कार्ड होल्डर का नाम है और कार्ड की एक्सपायरी डेट है, इन तीनों चीजों को जो है वो एक टोकन नंबर में कन्वर्ट कर देता है। तो जैसे ही आप उस वेबसाइट में जब आप अपने कार्ड की डिटेल को सेव करने का ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो आपको टोकनाइजेशन सिस्टम का ऑप्शन मिलता है, और अगर आप वो ऑप्शन प्रोसेस कर देते हैं तो आप उस मर्चेंट वेबसाइट के पास जो है आपका जो है कार्ड की ये डिटेल जो आप देख रहे हैं, ये ना होकर आप एक रैंडम और एक यूनिक जो है टोकन नंबर जो है वो सेव हो जाता है। और फ्यूचर के ट्रांजैक्शन में आपके सामने जो है जब आप उस पेमेंट के पेज में फिर से जाएंगे तो कार्ड की डिटेल ना दिख के जो टोकन नंबर की डिटेल दिखेगी, और आप अपना सीवी और ओटीपी के माध्यम से आप ट्रांजैक्शन प्रोसेस कर देते हैं। तो ऐसे में होगा ये कि अगर किसी भी तरीके से मर्चेंट वेबसाइट के डेटा में किसी भी तरह का ब्रीच होता है, किसी भी तरह का साइबर अटैक होता है, तो उस कंडीशन में वो जो रिस्क है वो केवल उस मर्चेंट तक सीमित रह जाएगा। वो रिस्क आगे बढ़कर जो है क्रेडिट कार्ड होल्डर्स के अकाउंट्स तक नहीं पहुंचेगा, उनके क्रेडिट कार्ड के लिमिट्स तक नहीं पहुंचेगा, और डिजिटल पेमेंट का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको जो है उसको रिस्क तक नहीं लाएगा। तो ये काम करता है टोकनाइजेशन। अब आगे हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये रिक्वायर्ड क्यों है भाई, क्योंकि अभी तो हम इंक्रिप्शन सिस्टम यूज कर रहे हैं, जो कार्ड की डिटेल मर्चेंट की वेबसाइट में सेव भी होती है वो इंक्रिप्टेड फॉर्मेट में होती है। तो देखिए उसको समझें, उसके पहले हम ये समझ लें कि भैया इंडिया में जो है इसका क्यों रिक्वायरमेंट है टोकनाइजेशन सिस्टम का, एडवांस सिक्योरिटी का। उसके लिए उसकी इंपॉर्टेंस समझने के लिए हमको समझना पड़ेगा कि आज की डेट में इंडिया में डेबिट और क्रेडिट कार्ड की इंडस्ट्री कितनी बड़ी है, कितना ट्रांजेक्शन होता है, उसकी क्या वैल्यू है। और हमको फिर ये समझना पड़ेगा कि करंट में जो प्रोसेस चल रही है वो प्रोसेस क्या है और उसमें क्या लूपहोल्स हैं। तो अगर हम इंडस्ट्री समझें इंडिया में, तो ओवरऑल अगर आप CII का डेटा आप देखें लेटेस्ट, तो उसमें आपको समझ में आएगा कि जनवरी 2022 में पूरे इंडिया में करीब 100 करोड़ कार्ड होल्डर्स हैं, या 100 करोड़ कार्ड जो है एक्टिवली ट्रांजैक्ट हो रहे हैं। इन 100 करोड़ कार्ड में जो है 940 मिलियन, मैं करोड़ में अगर बात करूं तो 94 करोड़ डेबिट कार्ड है, और करीब 70 मिलियन यानी कि 7 करोड़ क्रेडिट कार्ड का ट्रांजैक्शन हो रहा है, जो कि एक्टिवली जो है इंडिया में ऑनलाइन ट्रांजैक्ट होते हैं, जो एक्टिव हैं। अगर मैं डेली नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन की बात कर लूं तो इन कार्ड्स के माध्यम से करीब 1.5 करोड़ ट्रांजैक्शन डेली होते हैं, और अगर उनकी वैल्यू की बात करूं तो 4000 करोड़ का ट्रांजैक्शन डेली इस ऑनलाइन कार्ड के थ्रू कार्ड जो है के थ्रू ये ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस प्रोसेस होते हैं। अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 2020 और 2021 के एनुअल रिपोर्ट को उठाया जाए तो उससे आपको समझ में ये आएगा कि इस देश में 2020 और 2021 में डिजिटल पेमेंट जो हुए हैं इन कार्ड्स के थ्रू वो करीबन 14 करोड़ 14 लाख यानी 14.14 लाख ऑफ करोड़ का ट्रांजैक्शन जो है वो कार्ड के माध्यम से हुआ है, वो डिजिटल पेमेंट के माध्यम से हुआ है। तो इससे आपको इंपॉर्टेंस समझ में आएगा कि भैया आज की डेट में इंडिया का जो कार्ड ट्रांजैक्शन का जो इंडस्ट्री है वो बहुत बड़ा इंडस्ट्री है, और उसमें उसके थ्रू बहुत बड़ा ट्रांजैक्शन जो है वो डेली और ईयरली बेसिस पे मूव हो रहा है। और किसी भी तरीके से अगर इन कार्ड होल्डर्स की डिटेल जो है रिस्क में आती है तो वो कहीं ना कहीं जो है रिपल इफेक्ट करके पूरी इकोनॉमी और पूरे डिजिटल पेमेंट सिस्टम को बैठा सकता है। तो इसको सिक्योर करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब हम ये समझने की कोशिश करेंगे करंट प्रोसेस क्या थी। ये तो हमें समझ में आ गया कि भैया इस इंडस्ट्री में ये जो कार्ड की जो डिटेल है वो बेस है और उसको सिक्योर करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो आप समझते हैं कि करंट प्रोसेस क्या और उसमें ऐसा क्या लूपहोल्स था कि टोकनाइजेशन को भी इंप्लीमेंट करने की जरूरत पड़ी, जो कि सबसे एडवांस वर्जन आज तक की डेट में जो अवेलेबल है। तो करंट प्रोसेस में क्या होता है कि आप कोई भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करने के लिए जाते हैं तो क्या करते हैं, आप उस ई-कॉमर्स वेबसाइट पर जाते हैं। वहां पर जाने के बाद आप अपना प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हैं। प्रोडक्ट सेलेक्ट करने के बाद जब आप उसको ऑर्डर प्लेस करने के लिए जाते हैं तो पेमेंट के पेज में जब आप जाते हैं तो आप अपने कार्ड की डिटेल को उसमें एंटर करते हैं।
जब आप कार्ड की डिटेल को एंटर करते हैं और उसके बाद आप उसमें सीवी और ओटीपी डाल के जैसे ही सबमिट करते हैं तो आपका ट्रांजैक्शन प्लेस हो जाता है। इसी से पहले जो है वो मर्चेंट वेबसाइट आपसे पूछती है कि क्या आप इस कार्ड को फ्यूचर ट्रांजैक्शंस के लिए सेव करना चाहते हैं, और हम में से ज़्यादातर यूजर उसको सेव करते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि आरबीआई के एक रिपोर्ट के हिसाब से इन मर्चेंट वेबसाइट के पास देश में करीब 50 करोड़ कार्ड ऐसे हैं जिनका डेटा जो है, जिनके यूजर्स ने उस कार्ड को सेव का ऑप्शन चुना है और वो डेटा उनके पास है। तो ये जो कार्ड है वो कार्ड जो है फ्यूचर ट्रांजैक्शंस के लिए मर्चेंट की वेबसाइट में सेव हो जाता है। मर्चेंट की वेबसाइट के डेटाबेस में ये कार्ड जो है इंक्रिप्टेड फॉर्म में सेव रहता है, और कल को अगर मर्चेंट के डेटा में किसी भी तरह की सेंध लगती है, जो मैंने पहले बताया, तो ये सारा का सारा डेटा रिस्क में आ जाता है और सीधा सीधा जो है रिस्क आपके कार्ड की लिमिट में या आपके बैंक अकाउंट पर आ जाता है। अब हम ये समझेंगे कि भैया ये दो चीज़ों से आपको समझ में आ गया कि भैया इसको और एडवांस करने की जरूरत है। तो अब यहाँ पे देखेंगे जो नया प्रोसेस है टोकनाइजेशन का वो क्या करेगा। तो प्रोसेस स्टार्ट होगी, ई कॉमर्स वेबसाइट पे हम जाते हैं, जैसा एज यूजुअल जाएंगे, अपना प्रोडक्ट सेलेक्ट करेंगे। प्रोडक्ट सेलेक्ट करने के बाद हम उसको ऑर्डर प्लेस करने जाएंगे, तो जो पेमेंट का पेज आएगा वहाँ पर हम अपनी क्रेडिट या डेबिट कार्ड जिसके से भी हमको ट्रांजेक्शन करना है वो डिटेल हम इंटर करेंगे। जब हम वो डिटेल इंटर करेंगे तो उसके बाद सीवी और ओटीपी डालने से पहले जो है हमारे पास एक नया ऑप्शन अब आपको मिलने वाला है, और वो ऑप्शन है उसमें या तो आपको लिखा होगा सिक्योर्ड योर कार्ड या तो लिखा होगा सेव कार्ड एज पर आरबीआई गाइडलाइंस। इस ऑप्शन में एक चेक बटन होगा, इसको अगर आप सेलेक्ट करते हैं, याद रखिएगा अगर आप सेलेक्ट करते हैं, ये यूजर के लिए मैंडेटरी नहीं है, मर्चेंट्स के लिए मैंडेटरी ये ऑप्शन को देना। तो अगर आप उसको सेलेक्ट कर देते हैं सिक्योर्ड योर कार्ड और सेव योर कार्ड एज पर आरबीआई गाइडलाइन, अगर आप इसमें चेक बटन क्लिक कर देते हैं तो होगा क्या कि वो कार्ड की डिटेल जो है वो वेबसाइट, मर्चेंट वेबसाइट जो है उसके डेटाबेस में नहीं जाएगी, बल्कि वो मर्चेंट वेबसाइट जो है, यहाँ पर हम एक एग्जांपल के लिए अमेजन को मान लें, तो वो आपका जो कार्ड डिटेल आपने एंटर किया है वो उसको टोकन सर्विस प्रोवाइडर के पास भेजेगी, और टोकन सर्विस प्रोवाइडर यहाँ पर आपके वीजा, मास्टर कार्ड या रुपए जिन्होंने आपका कार्ड इशू किया है वही होंगे, उनके पास पहुंचेगा, और वो उस कार्ड डिटेल के अगेंस्ट में एक रैंडम में एक अल्फा न्यूमेरिक टोकन नंबर जनरेट कर देंगे, और वो टोकन नंबर उस पूरे कार्ड डिटेल को एक टोकन नंबर में कन्वर्ट करेंगे, और फिर उसके बाद उस टोकन नंबर को वो ई कॉमर्स वेबसाइट को जो मर्चेंट है उसके पास भेज देंगे, और ई कॉमर्स जो मर्चेंट है वो उस टोकन नंबर को हमेशा सेव रखेगा अपने पास। तो उसके पास क्रेडिट कार्ड की डिटेल सेव नहीं होगी, बल्कि आपके क्रेडिट कार्ड के अगेंस्ट में जो है एक टोकन नंबर जो है, यूनिक टोकन नंबर रिलीज होगा, वो उसके पास सेव रहेगा, और वही टोकन नंबर जो है ई कॉमर्स वेबसाइट में आपके फ्यूचर ट्रांजैक्शन में काम देगा। उस जब भी आप दोबारा उसमें कोई ऑर्डर प्लेस करने जाएंगे तो कार्ड की जगह, आपके कार्ड डिटेल की जगह टोकन नंबर दिखेगा, और आप उसे सेलेक्ट करके और अपना सीवी और ओटीपी डाल के अपना ट्रांजैक्शन प्लेस कर देंगे। और इस कंडीशन में होगा ये कि अगर किसी भी तरीके से उस मर्चेंट की वेबसाइट में किसी भी तरीके से डेटा ब्रीच होता है या सिक्योरिटी में सेंध लगती है, तो दोस्तों वो जो इम्पैक्ट है, वो नुकसान जो है वो केवल उस मर्चेंट तक सीमित रह जाएगा, और वो आपके कार्ड या आपके बैंक अकाउंट या आपकी क्रेडिट लिमिट तक नहीं आएगा, और इंडिया के डिजिटल पेमेंट सिस्टम में उसका फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये बेसिक परिवर्तन हुआ है नए टोकनाइजेशन सिस्टम में। अब जबकि हम समझ चुके हैं कि टोकनाइजेशन सिस्टम होता क्या है, वो किस तरीके से काम करेगा, आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपको अगर सिक्योर्ड योर कार्ड या सेव कार्ड एज पर आरबीआई गाइडलाइन सेलेक्ट करना है, अगर आप अपने कार्ड को फ्यूचर के लिए सेव करने का ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं उस मर्चेंट वेबसाइट पे। आगे हम लोग अंत में ये समझ लेते हैं कि भैया जो बेसिकली टोकनाइजेशन सिस्टम आप समझ चुके होंगे, तो आपके मन में जो एक कॉमन यूजर के मन में आपके और मेरे जो बेसिक क्वेश्चन जनरेट होते हैं कुछ, उनके बारे में समझ लेते हैं उसका आंसर क्या होगा। तो पहला जो क्वेश्चन जनरेट होगा वो ये कि इस सेपरेट टोकन कार्ड विल बी इशूड फॉर सेपरेट ई कॉमर्स वेबसाइट। अलग अलग वेबसाइट पे जब आप ट्रांजैक्शन करने के लिए जाएंगे, कुछ अमेजन में करते हैं, कुछ खरीदारी फ्लिपकार्ट में करते हैं, कुछ बहुत सारी वेबसाइट, अलग अलग वेबसाइट है उसमें करते हैं, तो क्या हर वेबसाइट में आपके एक ही कार्ड डिटेल के लिए अलग अलग टोकन इशू होगा? तो यस माय डियर फ्रेंड, आप जब वो कार्ड जो है सबमिट करेंगे तो हर वेबसाइट के लिए अलग अलग टोकन नंबर इशू होगा। हर वेबसाइट आपको जो है में जब आप ट्रांजैक्शन करने के लिए जाएंगे तो सिक्योर योर कार्ड या सेव योर कार्ड एज पर आरबीआई गाइडलाइन वाले ऑप्शन में जब आप चेक करेंगे, बटन पे क्लिक करेंगे, तो वो मर्चेंट जो है वो कार्ड डिटेल आपके टोकन प्रोवाइडर को देगा, और टोकन प्रोवाइडर हर वेबसाइट के लिए अलग टोकन नंबर देगा, और वो टोकन नंबर जो है वो मर्चेंट के पास सेव रहेगा। तो इसका आंसर है यस।
एक दूसरा जो क्वेश्चन जनरेट होगा वो ये है कि डू वी नीड टू अप्लाई फॉर टोकनाइजेशन सर्विस एट ब्रांच लेवल, यानी कि क्या हमको अगर हम अपने कार्ड को में टोकनाइजेशन सर्विस को एक्टिव करना चाहते हैं, टोकन नंबर को एक्टिव करना चाहते हैं, तो क्या मुझे उसके लिए बैंक जाना पड़ेगा? तो माय डियर फ्रेंड, इसका आंसर है नो। आपको कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है। जब भी आप अपना ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं तो मर्चेंट जो है जहां पे आप ट्रांजेक्शन कर रहे हैं वो आपको जो है एक ऑप्शन देगा, सिक्योर योर कार्ड या सेव योर कार्ड एज पर आरबीआई गाइडलाइन। आप उस ऑप्शन को सेलेक्ट कर लीजिए, वो टोकनाइजेशन सिस्टम ऑटोमेटिक आपका कार्ड टोकन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये पूरी की पूरी ऑटोमेटेड प्रोसेस है, रियल टाइम बेसिस पे काम करती है, तो आपको कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है। तीसरा क्वेश्चन ये है कि क्या ये मैंडेटरी है कार्ड यूजर के लिए? तो दोस्तों इसमें दो चीजें हैं। पहला तो ये वेबसाइट, जितने भी मर्चेंट ई कॉमर्स की वेबसाइट्स हैं उनके लिए ये कंपलसरी है, उनको ये ऑप्शंस अपने सारे यूजर्स को देना पड़ेगा। यूजर के तौर पे आपके और हमारे लिए, एक कार्ड होल्डर के तौर पे हमारे लिए, हम उसको टोकनाइजेशन सिस्टम में कन्वर्ट करके हम उसको सेव करें या ना करें, ये ऑप्शनल रखा गया है। ऑप्शनल इसलिए रखा गया है कि हम में से बहुत सारे यूजर ऐसे भी हैं जो हम कभी भी किसी भी वेबसाइट पे जो है अपनी क्रेडिट कार्ड की डिटेल में जो ऑप्शन होता है कि सेव फॉर फ्यूचर ट्रांजेक्शन, तो हम उस डिटेल को सेव ही नहीं करते, और हर बार जब ट्रांजेक्शन होता है तो हम हर बार शुरू से अपना वो उसमें कार्ड का डिटेल डाल देते हैं। ये उनके लिए कि जो अपना डिटेल सेव रखना चाहते हैं ताकि कि जब फ्यूचर में दोबारा ट्रांजेक्शन करें तो बार बार डिटेल ना डालना पड़े, तो उनके लिए है। और उनके लिए भी ऑप्शनल है, अगर वो चाहते हैं तो सेलेक्ट कर लें। अब जब मैंने इतनी पूरी डिटेल बताई है तो एज एन स्मार्ट यूजर तो आप भी समझ गए होंगे कि भाई पूरा कार्ड डिटेल किसी मर्चेंट की वेबसाइट में सेव करना कितना बड़ा रिस्क रहता है। तो उसकी जगह पर आप जो है टोकनाइजेशन सर्विस को ही सेलेक्ट करिए, तो एक टोकन नंबर के फॉर्मेट में आप इसको सेव करिए। लेकिन हाँ, जहां तक मैंडेटरी का सवाल है तो सर्विस जो मर्चेंट प्रोवाइडर है उनके लिए मैंडेटरी है भाई ये फैसिलिटी यूजर को देना, यूजर के लिए ऑप्शनल है, वो लेना चाहे तो लेना ना चाहे तो ना ले। तो इसका आंसर हुआ नो, मैंडेटरी नहीं है। तीसरा जो क्वेश्चन है वो है कि इज इट एप्लीकेबल फॉर बोथ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल कार्ड ट्रांजेक्शन, कि भाई इंटरनेशनल और डोमेस्टिक दोनों में कार्ड ट्रांजेक्शन के लिए ये एप्लीकेबल है? तो नहीं, ये केवल और केवल डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन जो होने वाले हैं कार्ड के थ्रू केवल उसमें एप्लीकेबल है, इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन पे एप्लीकेबल नहीं है। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई कि रुपया लगेगा क्या, पैसा लगेगा क्या? इसको अगर अपन कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं और उसके अगेंस्ट में हम टोकन नंबर इशू कराते हैं तो क्या इसका पैसा लगेगा? तो आंसर है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसको स्ट्रिक्ट गाइडलाइन दी है कि पूरी तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, इसमें किसी भी तरह का कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। तो दोस्तों आप पूरी तरीके से इस वेबसाइट में इस वीडियो में मैंने आपको डिटेल में बता दिया कि किस तरीके से टोकनाइजेशन सिस्टम काम करता है, टोकनाइजेशन सिस्टम है क्या, वो कैसे सिक्योर करता है आपके कार्ड की डिटेल्स को, और आपको उसको क्यों सेलेक्ट करना चाहिए, और जो बेसिक क्वेश्चंस हैं उसके बारे में आपको पूरी जानकारी दी। करंट प्रोसेस और टोकनाइजेशन सिस्टम के लागू होने के बाद क्या प्रोसेस होगी ट्रांजेक्शन की, वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया। आप में से जो लोग अभी तक वीडियो में बने हुए हैं उनके लिए एक बोनस जो है डिस्कशन का पॉइंट है वो मैं करता हूं, वो ये है कि हाउ टोकनाइजेशन सिस्टम इज मोर सिक्योर देन इंक्रिप्शन। इंक्रिप्शन से भी ज़्यादा सिक्योर टोकनाइजेशन सिस्टम कैसे है? सो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले मैं थोड़ा सा इंक्रिप्शन के बारे में बता देता हूं। बेसिकली इंक्रिप्शन क्या होता है कि इंक्रिप्शन में आपकी जो कार्ड डिटेल होती है, न्यूमेरिक कार्ड डिटेल 16 डिजिट की हुई और उसके बाद आपका एक्सपायरी डेट हुआ और उसके बाद जो आपका कार्ड होल्डर का नाम हुआ, तो सर्टेन अल्फाबेट से सर्टेन नंबर के अगेंस्ट में जब ये इंक्रिप्शन में कन्वर्ट होता है तो ये एक तरीके से कोड में कन्वर्ट हो जाता है। सो अगर आपके कार्ड का डिटेल है 1 2 3 4 से चालू हो रहा है तो 1 2 3 4 के अगेंस्ट में एक सर्टेन कोड इशू हो जाएगा, लेकिन वो कोड जो है पूरी इंटरनेट की दुनिया में और पूरे वर्ल्ड में जो है वो प्रीफिक्स है कि उसके अगेंस्ट में वही होगा। जिस तरीके से इंग्लिश में अगर मैं सेव की बात करूं तो एप्पल के अगेंस्ट में जो उसका इंग्लिश में जो सेव का इंग्लिश में नाम एप्पल होगा और उसका जो क्या कहते हैं इंग्लिश में स्पेलिंग APPLE ही होगा, उसी तरीके से इंक्रिप्शन में अगर आपकी डिजिट 1 है तो 1 के अगेंस्ट में जो कोड जनरेट होगा वो यूनिक है, वो सारे के सारे दुनिया में एक ही होगा। अल्फा या उसके अगेंस्ट में जो क्या कहते हैं स्पेशल कैरेक्टर इशू होने वाले हैं या नेम इशू नंबर इशू होने वाला है वो यूनिक रहता है, तो वो रिवर्सिबल होता है। अगर कोई भी व्यक्ति जो है इतनी बड़ी वेबसाइट के में जो है अगर की सिक्योरिटी में अगर सेंध लगाता है तो वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में जो आपका डेटा रखा हुआ है उसको रिवर्सिबल फॉर्म में होता है और आप उसको फिर से दोबारा जो है डेटा जो आपके एक्चुअल फॉर्म से इनक्रिप्टेड फॉर्म में डेटा को कन्वर्ट किया गया, कोड में कन्वर्ट किया गया, उस कोड को रिवर्स करके वो फिर से जो है आपके कार्ड की डिटेल में कन्वर्ट करके ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट करके वो पूरी डिटेल वो आसानी से पढ़ सकता है।
ठीक है। और दूसरी चीज होती है कि इनक्रिप्टेड फॉर्म, चूंकि हर एक के पीछे अब सेफ का स्पेलिंग APPL ही होगा इंग्लिश में, तो उसी तरीके से आपके कार्ड का डिजिट अगर एक है तो एक के अगेंस्ट में जो नंबर, जो इनक्रिप्टेड कोड होगा वो हर जगह पर एक ही होगा। तो होता यह है कि आप चाहे वो फ्लिपकार्ट की वेबसाइट में जाएं, चाहे आप क्या कहते हैं अमेजन की वेबसाइट में जाएं, किसी भी वेबसाइट में आप ट्रांजेक्शन करेंगे तो आपको उसका जो इनक्रिप्टेड जो कोड होगा वो सब में सेम ही होगा। तो ये थोड़ा ज्यादा रिस्कियर होता है। अब टोकनाइजेशन में क्या होगा कि टोकनाइजेशन सिस्टम में जो टोकन इशू करेगी ये जो कार्ड प्रोवाइडर्स जो हैं वो यूनिक कार्ड रहेगा और रैंडम जनरेट होगा। तो ये भी हो सकता है कि भैया आपने जब अमेजन की वेबसाइट में डाला तो आपका जो 16 डिजिट का ट्रांजेक्शन नंबर है उसके अगेंस्ट में 1 के अगेंस्ट में 4 आया, 1 के अगेंस्ट में हो सकता है वो जनरेट कर दिया कंप्यूटर ने, क्या कहते हैं एपोस्ट्रॉफ हो सकता है उसके जनरेट जगह पे @ तो जो भी आपका कार्ड नंबर है उसके अगेंस्ट में रैंडम नंबर जनरेट होंगे कंप्यूटर के थ्रू, और वो डिटेल जो है वो इरिवर्सिबल होगी। उस डिटेल से वो ये नहीं समझ सकता कि अगर इस कार्ड के अगेंस्ट में के पहले डिजिट के अगेंस्ट में अगर @ कोड है तो वो @ कोड जो है वो फिर से वो एक को ही डिनोट करेगा। तो इरिवर्सिबल है, रैंडम इशू होता है। और दूसरा, अलग अलग वेबसाइट में एक ही कार्ड नंबर का अलग अलग टोकन नंबर आता है। तो इस वजह से जो है अगर वो डेटा किसी के पास पहुंच भी जाता है, वो टोकन नंबर किसी के पास पहुंच भी जाता है तो वो उसको दोबारा डीकोड नहीं कर सकता। तो दोस्तों इंक्रिप्शन जो है वो रिवर्सिबल है। जब आपका डेटा इंक्रिप्टेड कर दिया जाता है तो इंक्रिप्टेड फॉर्म से उसको फिर से डिकोड करके जो है रिवर्सिबल वो इंक्रिप्टेड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जा सकता है। टोकन कार्ड को नहीं किया जा सकता। इंक्रिप्शन फॉर्म जो होता है वो हर वेबसाइट में आपके एक कार्ड डिटेल का इंक्रिप्शन फॉर्मेट एक ही रहेगा, लेकिन टोकनाइजेशन में रैंडमली अलग अलग लेकिन यूनिक जो है टोकन नंबर हर बार इशू होंगे। मतलब एक टोकन नंबर एक वेबसाइट के लिए इशू होगा तो दूसरे को नहीं होगा, यूनिक रहेगा और रैंडमली होगा। आपके कार्ड के अगेंस्ट में हर डिजिट के अगेंस्ट में अलग अलग नंबर इशू होंगे। तो इस वजह से टोकनाइजेशन सिस्टम इंक्रिप्शन से ज्यादा सिक्योर्ड है। सो दोस्तों ओवरऑल आप समझ गए होंगे कि मैंने मतलब ये टोकनाइजेशन सिस्टम होता क्या है। आज के इस वीडियो मैंने पूरी डिटेल में आपको समझाने की कोशिश की है। और मैं तो आपको ये कहूंगा कि आप ऑनलाइन वेबसाइट में ट्रांजेक्शन करते हैं और अपने कार्ड को अगर सेव करते हैं तो भाई टोकनाइजेशन सिस्टम को आप जरूर यूज करिए। ये बहुत ही बेहतरीन सर्विस है और इसको सेव रखिए अपने कार्ड को, ताकि किसी भी तरह का जो है फ्रॉड होने का चांस जो है कम से कम उसको काफी कुछ कम किया जा सके और कभी भी आप किसी भी तरीके से गलत इस तरीके से फ्रॉड में ना फंसे। तो उम्मीद करता हूं, उम्मीद किया, मुझे पूरा भरोसा है कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी तरीके से पसंद आई होगी। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी तक नहीं किया। और दूसरी बात है, क्रेडिट कार्ड की यूजर या डेबिट कार्ड की यूजर तो आपके सारे दोस्त और फ्रेंड होंगे, सबके पास आज की डेट में ATM कार्ड डेबिट कार्ड होता है। तो दोस्तों ये मेरा वीडियो जो है अपने फ्रेंड सर्कल में भी और अपने फैमिली सर्कल में भी बिल्कुल सर्कुलेट करिए, ताकि सबको जो है ये इन्फॉर्मेशन मिले और सब अच्छी तरीके से सिक्योर अपने ट्रांजेक्शंस को सिक्योर्ड कर सके और फ्यूचर की किसी समस्या से बच सके। मेरे चैनल में और भी बहुत सारे जो है क्या कहते हैं फाइनेंस से रिलेटेड अच्छे वीडियोस हैं, आप जाके उसको रेफर कर सकते हैं, जो आपके फाइनेंशियल डिसीजंस में और फाइनेंशियल नॉलेज में बहुत बेहतरीन तरीके से इजाफा करेंगे। थैंक यू सो मच। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो यहाँ पर इस सब्सक्राइब बटन पे ऐसे क्लिक कर दीजिए और ये बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर दीजिए। इससे आपको मेरे वीडियो की सारी नोटिफिकेशंस आपको आसानी से मिल जाएंगे।